आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन 14 टू 17 बीएनएस, जो पहले भी आईपीसी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता था, अब भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर एक जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी कंटिन्यू पूछा जाता रहता है, प्री में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इंटरव्यू में भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमारे लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या है। देखो, पहले क्या होता था, साधारण अपवाद वाला चैप्टर जो होता था वो चैप्टर नंबर 4 में होता था। अब ये चैप्टर नंबर 3 में है। चैप्टर 3 है साधारण अपवाद। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बीएनएस का। इसमें ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि बीएनएस क्राइम की बात करता है, बीएनएस पनिशमेंट की बात करता है, और ये एक ऐसा चैप्टर है जो ये बताता है कि यदि तुम्हारा कृत्य इस चैप्टर के अंतर्गत बताए गए नियमों के अंतर्गत आ जाता है तो तुम्हारा कृत्य कभी कोई क्राइम नहीं बनता, कभी कोई ऑफेंस नहीं बनता है, वहां कभी आपको पनिश नहीं किया जा सकता। तो इसलिए ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पिछली धाराओं में जहां हम डेफिनेशन क्लॉज पढ़ते हैं वहां भी इस चैप्टर के बारे में बात की गई है कि यदि आप कोई कृत्य करते हैं और वो अपराध की कैटेगरी में आता है तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि कहीं वो साधारण अपवाद वाले चैप्टर के अंतर्गत तो नहीं आता। जैसे साधारण अपवाद वाले चैप्टर के अंतर्गत क्या आता है, सद्भाव पूर्वक, दुर्घटना आती है, मत्तता आती है, प्राइवेट डिफेंस आता है, तथ्य की भूल आती है, विधि की भूल आती है। ये बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आपके कृत्य को अपराध की श्रेणी में लाने से बचा देते हैं। यही हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बात समझो कि जैसे समझो कि तुमने किसी की हत्या कारित कर दी। अब वो हत्या जब कारित की थी वो तुमने अपने आप को बचाने के लिए की थी। वो सामने वाला व्यक्ति आपको मारना चाहता था, बदले में आपने उसको मार दिया। ऐसी कंडीशन में अब क्या ये आपराधिक मानववध होगा या हत्या होगी, या फिर ये जनरल एक्सेप्शन में आने के बाद प्राइवेट डिफेंस होगा? तो सबसे पहले जो चेक किया जाता है वो चेक किया जाता है जनरल एक्सेप्शन में प्राइवेट डिफेंस है या नहीं है, या दुर्घटना है या नहीं है, तथ्य की भूल है या नहीं है। ठीक है, अगर जनरल एक्सेप्शन वाले चैप्टर में नहीं आता है तो उसके बाद वो आगे बढ़कर फिर या तो हत्या में हत्या के अंतर्गत आएगा या फिर आएगा वो आपराधिक मानव वध के अंतर्गत। ठीक है, तो इसलिए हमारे लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी नॉलेज के लिए। चाहे तुम एडवोकेसी कर रहे हो या फिर तुम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो जिनमें एपीओ या हमारा जुडिशरी है, इस चैप्टर को बीएनएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर के तौर पर देखा जा सकता है। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले आईपीसी में ये धारा 76 से 106 तक था। अब बीएनएस में ये 14 से 44 तक है। ठीक है, बाकी सारा सीक्वेंस सेम टू सेम है। हर एक धारा, हर एक इलस्ट्रेशन, हर एक तत्व बिल्कुल सेम टू सेम, कोई बदलाव नहीं है पूरे चैप्टर में। सिर्फ ये जो नंबर्स हैं ये बदल गए हैं। पहले वो 76 से 106 होता था और अब होता है 14 से 44 तक। ठीक है, हमें बस इतना ध्यान रखना है। इसका मतलब अगर तुम्हें पुरानी धाराएं याद हैं, आईपीसी की धाराएं याद हैं, तो तुम्हें ये धारा याद करने की जरूरत नहीं है, बस सीक्वेंस याद रखना है। 14 से स्टार्ट करेंगे 44 तक हो जाएगा, ऑटोमेटिकली पूरा सीक्वेंस हो जाएगा। वहां 76 की जगह 14 रख देना, बस बात खत्म। ठीक है, चलो ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या है। यहां पर आप लोगों को अगर क्वेश्चन पेपर देखे हो तो 2018 यूपी में लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया था आईपीसी में, तथ्य की भूल क्षम्य होती है, विधि की भूल क्षम्य नहीं होती। ये एक मैक्सिम है जो पूछी गई थी और ये कई बार पूछी गई है। इसका मीनिंग है सेक्शन 76 टू 78 आईपीसी या फिर 14 टू 17 बीएनएस। ठीक है, इन्हीं चारों धाराओं के बीच ये पूरा का पूरा हमारा मैक्सिम घूमता है। ठीक है, देखो ये क्या कहता है, अगर हम कहें क्या, देखो सेक्शन 14 देखो, सेक्शन 14। अच्छा, सेक्शन 14 से भी पहले हम एक बार देख लेते हैं, एक जो मैक्सिम है ये लिख लेते हैं। इसको इस तरीके से हम क्वेश्चन को फ्रेम भी कर सकते हैं या अपने आंसर को फ्रेम करेंगे। एक क्वेश्चन आता है, विधि की भूल क्षम्य, तथ्य की भूल क्षम्य होती है, विधि की भूल क्षम्य नहीं होती। ठीक है, तथ्य की भूल
क्षम्य होती है, विधि की भूल क्षम्य नहीं होती। बात समझो, ये धारा क्या कह रही है? अगर तुम इन दोनों जो दो पार्ट हैं इस मैक्सिम के, अगर इनको देखोगे तो इसमें सीधे सीधे बात हो रही है कि यदि विधि की भूल है तो वो कहीं भी क्षमा योग्य नहीं है। विधि की भूल का क्या मतलब है? विधि का भूल का मतलब है, ये ऐसे मानो जैसे अब नया बीएनएस आया है। अब तुम कहो कि हमें तो नहीं पता था कि बीएनएस में संगठित अपराध नाम का भी एक नया टॉपिक जोड़ दिया गया है। हमें तो नहीं पता है भाई, हमने अगर संगठित अपराध किया है तो हमें कैसे, हमारी क्या गलती, हमें नहीं पता। ये जैसे, और जैसे मान सकते हो कि भारत में लगभग 3000 के करीब एक्ट हैं, बहुत सारे अधिनियम दंड विधि के तौर पर कार्य करते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि क्या हमें सारे अधिनियम याद हैं, क्या हमें सारे लॉ याद हैं, क्या हमें सारी जितने भी लॉ हैं उनके सारे प्रोविजन याद हैं? ऐसा तो है नहीं। तो बात आती है कि जो हमने कृत्य किया कल के दिन वो ऑफेंस बन जाए, पुलिस हमको पकड़ ले और फिर कहे कि नहीं नहीं चलो तुमने ऑफेंस किया, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि नहीं हमें पता ही नहीं था, ये तो विधि की भूल है? तो ये मैक्सिमम सीधे सीधे बोलती है कि विधि की भूल क्षम्य नहीं होती। ये नहीं माना जाएगा कि तुम्हें जानकारी नहीं थी, हर बार ये माना ही जाएगा कि तुम्हें जानकारी थी। तुमने कई बार पार्कों में बैठे होते हो, तुम पार्क में लिखा होता है यहां थूकने पर 200 रुपए जुर्माना, गलती से कोई व्यक्ति थूक देता है, तुरंत पकड़ लिया जाता है, बोले लाओ 200 रुपए, है ना? तो वहां पर अब प्रश्न उठता है, क्या क्या तुमने वो पढ़ा था लिखा हुआ कि 200 रुपए फाइन तुमसे लिया जाएगा? तुमने तो नहीं पढ़ा था, लेकिन फिर भी लिया जाएगा। ठीक है, विधि की भूल क्षम्य नहीं होती है, तथ्य की भूल क्षम्य होती है। ठीक है, तथ्य की भूल क्या होती है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा तथ्य की भूल क्षम्य होती है। ठीक है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, इसको क्लियर कर देता हूं मैं। देखो, सेक्शन 14 और ये हमारा, और सेक्शन 17 बीएनएस, और इसके साथ अगर हम पुरानी धारा देखेंगे तो सेक्शन 76 और 79 आईपीसी, ये धाराएं तथ्य की भूल के बारे में बात करती हैं। तो इन दोनों धाराओं को एक ग्रुप में रखा जाता है। अच्छा, ग्रुप की मुझे याद आया, अब ग्रुप से बात याद आई है, इस पूरे ही चैप्टर में बहुत सारी धाराओं को ग्रुप में रखा गया है। अभी हम जब पढ़ेंगे ना इसको कंटिन्यू हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा, जैसे 14 के साथ 17 है, 15 के साथ 16 है, तो ये ग्रुप है। बहुत सारी आगे की धाराएं हैं जो इस चैप्टर में ग्रुप में रखी गई हैं। तो हमें जब आंसर करना होता है तब भी हमें इन्हें अलग अलग नहीं लिखना है, तब भी हमें इनको, इन दोनों ही धाराओं को या उन धाराओं को जो एक ग्रुप में रखी गई है एक साथ एक्सप्लेन करना होता है। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल साबित होता है। ठीक है, देखो सेक्शन 14 क्या कहता है, एक बार मर्जल नोट देखो, मर्जल नोट और सेक्शन देखो। सेक्शन कह रहा है कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है, या जो तथ्य की भूल के कारण, ना कि विधि की भूल के कारण, सद्भाव पूर्वक विश्वास करता है कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। तो यहां पर 2-3 शब्द हैं जिनको हमें ध्यान रखना है। पहली कंडीशन है कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। तो पहली कंडीशन है विधि द्वारा आबद्धता। ठीक है, यहां पर अगर तुम अगली धाराओं में देखोगे तो वहां पर लिखा है विधि द्वारा न्यायानुमत। ठीक है, तो बाउंड बाई लॉ और हमारा जो नेक्स्ट धारा है उन दोनों धाराओं में थोड़ा सा अंतर है। देखो आगे कह रहा है जो तथ्य की भूल के कारण, ना कि विधि की भूल के कारण। तो पहली बात व्यक्ति विधि द्वारा आबद्ध होना चाहिए, और दूसरी बात है तथ्य की भूल होनी चाहिए, तथ्य की भूल होनी चाहिए। और तीसरा यहां पर तत्व दिया गया है सद्भाव पूर्वक। ठीक है, अगर किसी कृत्य में ये तीनों तत्व पाए जाते हैं तो वो धारा 14 के अंतर्गत आएगा। जैसे मानो कि तुम एक पुलिस ऑफिसर हो, तुम किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए जाते हो। ठीक है, वहां पर जाकर तुम एक पुलिस ऑफिसर हो और तुम अरेस्ट करने के लिए गए हो ए को,
ए का एक और भाई है जो जेड है, और ये दोनों जुड़वा हैं, तुम्हें नहीं पता, तुम जाते हो और जाकर जेड को गिरफ्तार कर देते हो, ठीक है। तो यहां पर तुम्हारा किया गया कृत्य अपराध नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यहां पर तीनों तत्व हैं। तीनों तत्व को देखो, जैसे कौन कौन से तत्व हैं यहां पर। पहली कंडीशन, विधि द्वारा आबद्ध, वो न्यायालय का ऑर्डर है कि जाओ उस व्यक्ति को, ए को गिरफ्तार करके लेके आओ, विधि द्वारा आबद्ध। दूसरा, तथ्य की भूल। कौन से तथ्य की भूल? कि उसने जेड को ए समझ लिया, तथ्य की भूल। और कार्य कैसा है? सद्भावपूर्वक। इसने ये कार्य सद्भावपूर्वक किया, अपराध नहीं है। लेकिन पुलिस ऑफिसर को ए अगर रिश्वत दे देता 10,000 रुपए कि मेरे जुड़वा भाई को पकड़ के ले जाओ, मुझे छोड़ दो, 10,000 रुपए रख लो, अब यह कार्य सद्भावपूर्वक नहीं बचता। और अगर कार्य सद्भावपूर्वक नहीं बचता तो इसका मतलब क्या बन जाता? वो अपराध बन जाता। धारा 14 उसे बचाव प्रदान नहीं करती। बात क्लियर है? देखो इलस्ट्रेशन, देखो इसमें इलस्ट्रेशन है, विधि के समादेशों के अनुरूप अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश से एक सैनिक का भीड़ पर गोली चलाता है, का ने कोई अपराध नहीं किया है। अब देखो क्या है, हम ये जानते हैं कि जितने भी सैनिक हैं वो अपने सीनियर ऑफिसर का आदेश मानने के लिए आबद्ध है। तो सीनियर ऑफिसर उनसे कहता है कि भीड़ पर गोली चला दो, वो सैनिक गोली चला देता, विधि द्वारा आबद्ध, सीनियर ऑफिसर ने कहा, ठीक है। इसके बाद सद्भावपूर्वक सीनियर ऑफिसर ने कहा है, वो कार्य करेगा, उसका कृत्य अपराध नहीं बनेगा, ठीक है। दूसरा इलस्ट्रेशन देखो, न्यायालय का अधिकारी का मां को गिरफ्तार करने के लिए उस न्यायालय द्वारा आदेशित किए जाने पर और सम्यक जांच करने के पश्चात यह विश्वास करके कि या ही मां है, या को गिरफ्तार कर लेता है, का ने कोई अपराध नहीं किया है। इस इलस्ट्रेशन को, यही वाला जो यहां पर इलस्ट्रेशन लिखा गया है, इसी के बारे में धारा 14 का सेकंड इलस्ट्रेशन है। सेम यही, पकड़ने के लिए वो मां को जाता है, भाई को पकड़ लाता है, ठीक है। अगर उसका कार्य सद्भाव पूर्वक है तो वो अपराध नहीं बनेगा, ठीक है। बात क्लियर? इसके साथ हमने कहा था एक कॉम्बो है, जो दूसरी धारा है हमारी 17, तो धारा 17 भी एक बार देखो, उसको भी देख लेते हैं, तो हमारी जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएगा। विधि द्वारा न्यायानुमत तथा तथ्य की भूल के कारण अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, ठीक है। अब देखो ये लिखा है सेक्शन 14 था बाउंड बाई लॉ, सेक्शन 17 है जस्टिफाइड बाई लॉ, ठीक है। विधि द्वारा आबद्ध था और 17 में आएगा हमारा विधि द्वारा न्यायानुमत। अच्छा कुछ चीजें क्लियर कर लेते हैं यहां, जैसे इसको हटा देते हैं। अगर तुम और पूरी धारा को देखोगे तो कोई अंतर नहीं है, बस अंतर है एक बात का, 17 में यहां पर विधि द्वारा न्यायानुमत लिखा गया है, ठीक है, जस्टिफाइड बाई लॉ लिखा गया है। अब ये क्या होता है? देखो बाउंड बाई लॉ का मतलब होता है तुम्हें वो कार्य करने के लिए तुम आबद्ध हो, तुम्हें करना ही पड़ेगा। जस्टिफाइड बाई लॉ होता है कि विधि तुम्हें उस कार्य में छूट दे देती है, अगर तुम वो कर देते हो तो तुम्हारा कृत्य अपराध नहीं बनता। जैसे हम जानते हैं प्राइवेट व्यक्ति द्वारा भी गिरफ्तारी की जा सकती है। एक व्यक्ति, आजकल तुम लोगों ने सुना होगा यूपी में चोरों का काफी ज्यादा शोर चल रहा है, चोर आ रहे हैं, है ना, चोरी हो रही बहुत सारी, ड्रोन से चोरी हो रही। तो कई बार कुछ ऐसे लोग भी गांव वाले पकड़ लेते हैं जिनका उस चोरी से कोई लेना देना नहीं है, हो सकता है वो वहां को रात को निकल के जा रहा हो, गलती से पकड़ लिया हो, ठीक है। तो अब बात ये आती है क्या उनका कृत्य अपराध बनेगा? वो पकड़ा के पीट देते हैं, है ना। तो इंपॉर्टेंट है कि क्या यहां तथ्य की भूल थी? तो सबसे पहली बात, उन्होंने गलती से किया, उन्हें लगा वो चोर है, तथ्य की भूल है। कार्य सद्भाव पूर्वक था, पुलिस को देना था, पुलिस को कॉल भी कर दिया था, ठीक है। विधि द्वारा न्यायानुमत कैसे है? क्योंकि बीएनएसएस में प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी की बात की गई कि कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी अन्य प्राइवेट व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, यह विधि द्वारा न्यायानुमत है। जैसे यहां पर जो एक इलस्ट्रेशन दिया गया है, ये बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन है धारा 17 को समझने का। देखो, अच्छा देखो इलस्ट्रेशन,
का या को ऐसा कार्य करते हुए देखता है जो का को हत्या प्रतीत होता है। का सद्भाव पूर्वक काम में लाए गए अपने श्रेष्ठ निर्णय के अनुसार उस शक्ति का प्रयोग में लाते हुए जो विधि ने हत्या करने वाले को उस कार्य में पकड़ने के लिए समस्त व्यक्तियों को दे रखी है। या को उचित प्राधिकारियों के समक्ष ले जाने के लिए या को अभिग्रहित करता है। का ने कोई अपराध नहीं किया है, चाहे तत्पश्चात असल बात यह निकले कि या आत्मरक्षा में कार्य कर रहा था। ठीक है, देखो ए क्या करता है, ए देखता है कि वाई किसी व्यक्ति जेड को मार रहा है। वाई क्या कर रहा है, किसी व्यक्ति जेड के ऊपर बैठा है, उसके सीने पर बैठा है और उसे मार रहा है। ठीक है, ए को क्या लगेगा, ए को लगेगा कि वाई ही अपराधी है। अब ए क्या करता है, ए वाई को पकड़ लेता है। हम जानते हैं प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी की जा सकती है। ठीक है, ए वाई को पकड़ लेता है, क्यों कि वो जाए और इस वाई को पुलिस के हवाले कर दे। ए वाई को पुलिस के हवाले कर देता है। जब पुलिस के पास जाता है वाई, तब बाद में पता चलता है कि एक्चुअल में वाई कभी भी जेड को मार नहीं रहा था, बल्कि वो तो जेड से अपनी आत्मरक्षा कर रहा था। जेड से अपनी आत्मरक्षा कर रहा था। हम जानते हैं प्राइवेट डिफेंस के बारे में, अगर वो प्राइवेट डिफेंस ले रहा था तो हम जानते हैं प्राइवेट डिफेंस के विरुद्ध प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलता है। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट हम आगे पढ़ेंगे। तो ऐसी कंडीशन में वाई के पास राइट था कि वो जेड से अपनी आत्मरक्षा करता, लेकिन जब ए ने देखा था उस समय उस घटना को, तो वाई एक्चुअल में जेड के सीने पर बैठा था। तो यहां पर तथ्य की भूल थी। क्या भूल थी कि एक्चुअल में यहां पर अपराधी तो जेड है, हमला करता तो जेड है ना, वाई तो प्राइवेट डिफेंस ले रहा था और सद्भावपूर्वक कार्य था ए का, और यह कार्य विधि द्वारा न्यायानुमत भी है। इसका मतलब उसका कृत्य धारा 17 में अब सेव हो जाता है, उसका किया गया कार्य अपराध नहीं बनता। ठीक है, इसमें बहुत सारे केस लो हैं, जैसे राज कपूर वर्सेस लक्ष्मण का है सेक्शन 17 के लिए। सेक्शन 14 के लिए हमारा आर वर्सेस टॉल्सन है, सेराज वर्सेस डी रूटजेन है। बहुत इंपॉर्टेंट केस में आता है आर वर्सेस टॉल्सन, द्विविवाह वाला मामला था, सद्भाव पूर्वक माना गया और वहां पर उसको भी उन्मुक्ति प्रदान की गई। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। जब जो हमारे नोट्स तुम लोगों को मिलेंगे उसमें इन सब के बारे में भी डिटेल में डिस्कस किया गया है, और जो हमारी रेगुलर क्लासेज हैं उनमें भी हम ये सारे केस लो डिटेल में डिस्कस करते हैं, लिखवाते भी हैं, जिससे कि कुछ भी ना छूटे। ठीक है, इसके बाद हमारी दो धाराएं और हैं, इनको हम देख लेते हैं। सेक्शन 15 और 16 ये एक ग्रुप में हम रखेंगे। अब आएगा विधि की भूल क्षम्य नहीं होती। अभी हमने पढ़ा तथ्य की भूल क्षम्य होती है, दोनों धाराओं में तथ्य की भूल को क्षम्य बनाया गया। अब आएगा हमारा विधि की भूल क्षम्य नहीं होती है। अब प्रश्न आएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां पर आता है वो है सेक्शन 15 एंड 16, और ये है हमारा 77 एंड 78। प्रश्न आता है कि हम कह रहे हैं विधि की भूल क्षम्य नहीं होती, और इन धाराओं को रखा गया है जनरल एक्सेप्शन वाले चैप्टर में। अब ये दोनों ही बातें एक दूसरे के विपरीत साउंड कर रही हैं। एक तरफ तो चैप्टर 3 कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को यदि उसका कृत्य चैप्टर 3 के अंतर्गत आ जाए तो हम कभी भी उसे दंडित नहीं कर सकते। दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि विधि की भूल क्षम्य नहीं होती है, व्यक्ति को दंडित किया जाना चाहिए। है ना, बात समझ रहे हो ना, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है ये। अब यहां पर ये अपोजिट होते हुए भी परफेक्ट है। देखो, जैसे अगर तुम सेक्शन 15 देखोगे, 15 कह रहा है न्यायिक रूप से कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य। सबसे पहली बात है यहां पर 15 में न्यायाधीश का कार्य। ठीक है, अगर कोई न्यायाधीश न्यायिक रूप से कार्य करते हुए कोई गलती कर देता है तो धारा 15 उसे बचाव देती है। जैसे अभी पढ़ो, पहले एक बार पढ़ लेते हैं ये सेक्शन, फिर बताते हैं। कोई बात अपराध नहीं है जो न्यायिक रूप से कार्य करते हुए किसी न्यायाधीश द्वारा किसी ऐसी शक्ति के प्रयोग में की जाती है जिसके बारे में उसे सद्भावपूर्वक विश्वास है कि उसके पास वह या उसे विधि द्वारा दी गई है। देखो,
न्यायाधीश का कार्य न्यायिक कार्य करते हुए और सद्भाव पूर्वक, न्यायिक कार्य होना चाहिए और सद्भाव पूर्वक होना चाहिए। बात समझो, एक जगह ट्रायल चल रहा था, व्यक्ति को, मानो कि सेशन ट्रायल चल रहा था और व्यक्ति को किसी अपराध के लिए मृत्यु दंड से दंडित किया गया। ठीक है, सेशन ट्रायल करना सेशन जज का न्यायिक कार्य है। उसने सारे एविडेंसेस के आधार पर यह डिसाइड किया कि एक्स जो व्यक्ति है वो हत्यारा है और उसे मृत्यु दंड दे दिया, सद्भावपूर्वक कार्य। बाद में वो अपील करता है और अपील में यह डिसाइड होता है फाइनली कि एक्चुअल में एक्स ने कभी कोई अपराध किया ही नहीं था, एक्स तो बेगुनाह था। तो क्या प्रश्न उठता है, क्या सेशन जज का कार्य यहां पर अपराध बनेगा? विधि की भूल तो हुई है, एक्चुअल में तो नहीं होना चाहिए था, है ना। या फिर दूसरी कंडीशन में समझो, एक जज है जो किसी अपराध के प्रोस्पेक्टिव में वारंट निकालने की क्षमता नहीं रखते हैं, लेकिन वो न्यायिक कार्य करते हुए सद्भाव पूर्वक ये समझते हुए कि उनके पास वो शक्ति है और वारंट निकाल देते हैं उस अपराध के प्रोस्पेक्टिव में। तो अब बात आती है कि ये तो विधि की भूल है, तो क्या जज साहब को दंडित किया जाना चाहिए? तो ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि धारा 15 लिखी गई है चैप्टर 3 में, और चैप्टर 3 में कोई भी कार्य करोगे वो अपराध तो कभी बनेगा ही नहीं। ठीक है, इसका मेन रीजन ये है कि अगर हम न्यायाधीश के कार्य को अपराध की श्रेणी में ले आए तो कभी किसी भी मामले का फाइनल जजमेंट आएगा ही नहीं। जज सोचेगा कि अरे यार गलती से गलत जजमेंट दे दिया तो ये तो मेरे ही खिलाफ हो जाएगा, है ना। इसलिए इसे मिस्टेक ऑफ लॉ ना कह के, ध्यान रखना इस बात को, मिस्टेक ऑफ लॉ ना कह के एरर कहते हैं। और एरर के विरुद्ध हमारे पास राइट होता है अपील का। अगर कोई गलती कोई न्यायाधीश कर भी देता है तो उसके विरुद्ध हम जा सकते हैं अपील में, रिवीजन में। ठीक है, और बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे पास राइट्स हैं, वहां हम जा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर इस न्यायाधीश के कार्य को जो सद्भाव पूर्वक कार्य करते हुए और न्यायिक कार्य करते हुए किया हो, वो अपराध नहीं बनेगा, बल्कि वो क्या हो जाएगा? एरर ऑफ लॉ हो जाएगा। क्योंकि जो हमारा लॉ है वो कहता है विधि की भूल, मिस्टेक ऑफ लॉ की बात करता है, एरर लॉ और लॉ की बात नहीं करता। तो हमें इन दोनों धाराओं, इन दोनों ही लॉ में, मिस्टेक ऑफ लॉ में और एरर ऑफ लॉ में समन्वय बनाने के लिए ही मिस्टेक और एरर दो शब्दों का यूज किया। ठीक है, बात क्लियर है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट धारा है 16, इसको और देखो एक बार, न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य। अब बात समझो, धारा 15 में न्यायाधीश का कार्य है और धारा 16 में न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य है। या तो न्यायालय ने कोई निर्णय दिया हो उसमें, या न्यायाधीश क्या लिखा है, आदेश के, या कोई आदेश दिया हो उसके अनुसरण में किया गया कोई कार्य हो, तो ऐसी कंडीशन में वो अपराध नहीं बनेगा। जैसे समझो, जज साहब ने निर्णय दिया कि इस व्यक्ति को फांसी दे दी जाए, डेथ पेनल्टी, जल्लाद लेकर गया, अगले दिन 2 दिन बाद जो भी डेट थी उसे फांसी दे दी। ठीक है, बाद में पता चलता है कि नहीं, इस व्यक्ति को तो फांसी दी ही नहीं जानी चाहिए थी। ठीक है, तो वहां पर जज साहब हो सकता है किसी और चीज में बच जाए। या फिर दूसरी कंडीशन हम ये कह सकते हैं, अगर हम इसको दूसरे और तरीके से देखें तो हम जानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की हत्या करता है, मारता है या आपराधिक मानव वध करता है तो उसे हम क्षम्य नहीं करेंगे। अब जल्लाद क्या है, जानबूझकर किसी व्यक्ति को सूली पर चढ़ाता है, वो तो जानता है ना कि मैं इसकी हत्या कर ही रहा हूं। यहां पर कोई गलती जैसी तो बात है ही नहीं, यहां तथ्य की भूल नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा, तो क्या उसका कृत्य अपराध बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि उसका कार्य न्यायालय के आदेश के या निर्णय के अनुसरण में है। पीटी में क्वेश्चन आता है कि जल्लाद का कार्य जल्लाद के ऊपर दायित्व गठित नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि धारा 16 जल्लाद को सेव कर लेती है। पीटी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है 16 से यही पूछा जाता है। ठीक है, जल्लाद को कौन सी धारा में बचाव दिया गया? धारा 16।
पीटी के लिए ध्यान रखना, ठीक है। देखो इलस्ट्रेशन, ये धारा क्या कह रही है, कोई बात जो किसी न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में की जाए या उसके द्वारा समर्थित हो, यदि वह उस निर्णय या आदेश के प्रवर्त रहते की जाए, अपराध नहीं है, चाहे उस न्यायालय को ऐसा निर्णय या आदेश देने की अधिकारिता ना रही हो, परंतु यह तब जबकि वह कार्य करने वाला व्यक्ति सद्भाव पूर्वक विश्वास करता हो कि उस न्यायालय को वैसी अधिकारिता थी। मतलब समझो, सुबह सुबह जज साहब डेली आके बैठते हैं कोर्ट में, रोज वारंट निकालते हैं। अब हाई कोर्ट से उनके पास लेटर आया कि तुम्हें कुछ दिनों के लिए सस्पेंड किया जाता है। अब इस बात की जानकारी जो न्यायालय में बैठे हुए और कर्मचारी हैं सबको होना तो कंपलसरी नहीं है, पुलिस ऑफिसर को भी होना कंपलसरी नहीं है, किसी को भी नहीं होना। अब सुबह ही सुबह फिर भी आते हैं जज साहब, अपनी चेयर पे बैठते हैं और पुलिस को ऑर्डर करते हैं कि इन व्यक्तियों के खिलाफ वारंट निकालते हैं, इनको पकड़ के ले आओ। पुलिस जाती है, पकड़ लाती है, तो क्या पुलिस का किया गया कार्य अपराध बनेगा? क्यों? क्योंकि जो जिस जज ने ऑर्डर किया है वारंट का, उसके पास तो अधिकारिता ही नहीं है क्योंकि वो सस्पेंड है। लेकिन इस बात की जानकारी पुलिस ऑफिसर को नहीं थी, इसलिए पुलिस ऑफिसर का कृत्य अपराध नहीं बनेगा अगर उसने ये कार्य सद्भाव पूर्वक किया हो तो। ठीक है, बात क्लियर? धारा 14, 15, 16, 17 चारों धारा क्लियर है। 14 के साथ 17 पढ़ना है, 15 के साथ 16 पढ़ना है। सीधे सीधे ध्यान रखना है, बाउंड बाय लॉ है 14, जस्टिफाइड बाय लॉ है 17, न्यायाधीश का कार्य है 15 और न्यायालय के आदेश के या निर्णय के अनुसरण में किया गया कार्य है 16। अगर हम ये चारों धाराओं को एक साथ लिखते हैं ग्रुप के हिसाब से, केस लॉ लिख देते हैं हम, आर वर्सेस टॉलसन, और ये जो इलस्ट्रेशन यहां पर दिए गए हैं उन्हें लिख देते हैं, तो हमारा जो 20 नंबर का क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक के लिए फिर एक वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू।